Morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I am your teacher and mentor in this journey. Right? So, as you know, the T20 fever is on us, right? T20 cricket fever is on us, and we have bring you a special session, right? We are bringing a special series of session where we will be covering 20 previous year questions from each unit of your यूजीसी नेट पेपर वन, राइट? सो हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, राइट? तो ये आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए हम सारे के सारे यूनिट से एक एक 20 क्वेश्चंस रिलेटेड आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ रहे हैं. एज यू नो 2020 फीवर इज हेयर. तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या करना है वो उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं. फर्स्टली you have to participate in this because क्वेश्चंस होंगे, स्क्रीन पर आएंगे, आपको थोड़ा टाइम दूंगा मैं, उसके बाद मैं उनके आंसर दूंगा जिससे आपका हमें पता चले कि आपको कितना तैयारी आपकी कैसी चल रही है, किस वे में है, किस डायरेक्शन में, राइट? सो यू हैव टू पार्टिसिपेट, राइट? सो व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दीज यूनिट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर अबाउट लास्ट 5 ईयर्स. हमारा टारगेट यही रहेगा, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रहा है. अब इससे होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की? काफी बार चांसेस होता है कि ये रिपीट हो जाते हैं, राइट? तो ये रिपीट होने के इनके काफी चांसेस होते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, कि एग्जामिनर जो हमारा जो एग्जामिनर है एनटीए, राइट, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, कैसे कैसे क्वेश्चंस की आप एक्सपेक्टेशंस, आप उम्मीद रख सकते हो, उन सब के बारे में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे. तो ये हमारी एक स्पेशल सीरीज हमने एक लॉन्च करी है. तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि वील इनिशियल 5-10 मिनट्स देख ली, पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट करना है, पूरा स्टिक करना है टिल दी एंड. एंड कमेंट सेक्शन में यू हैव टू मेंशन योर स्कोर्स. दोज हु आर समवेयर इन देयर प्रिपरेशन जर्नी, उनको अपने स्कोर जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताने. आपको अटेम्प्ट तो करने ही करने, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्केट इन योर एग्जामिनेशन. उसकी वजह से आपको ये काम जरूर करना है कि आपको अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, सो मुझे पता लगे कि आप कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, राइट? और ये जो सारा का सारा जो हमने कंटेंट और जिन बेसिस पे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल पे सारा का सारा कवर हो चुका है मटेरियल बाय मी एंड अदर टीचर एज वेल, राइट? तो ये है, हमने कवर कर रखा है. तो लेट सपोज अगर किसी चीज में आपको डाउट आता है, दो आई विल ट्राई टू कवर हेयर इटसेल्फ, बट लेट सपोज क्योंकि हम नहीं कर पाते, कुछ रीजंस होते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो, तो वहां पे पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे नाम से, गौरव कुमार के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वहां पे आप इजीली जाके अपना जो भी टॉपिक है, जिस यूनिट से आपको समझना है वो आप पढ़ सकते हो, तो राइट? तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन में एनहांसमेंट आएगी. तो आप ये पूरा पूरा सेशन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, देखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहला, द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर. आपको ये ऑप्शन दे रखे, राइट? अब क्या है, पहले क्या होता था कि इसमें सिंगल ऑप्शन टिक करने के क्वेश्चंस आते थे, बट आजकल आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, राइट? 2-3-4-5 साल से मल्टीपल क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ज्यादा अटेम्प्ट आ रहे हैं, जिससे वो जानना चाहे आपको कितने अच्छी तरीके से आपको टॉपिक के बारे में बताएं, राइट? तो मैं अभी आपको 10 to 20 सेकेंड देता हूँ जिसमें आप अटेम्प्ट करो, खुद से सोचो किस टॉपिक का है, किसके बारे में बता रहा है, क्या कवर कर रखा है इसको, और आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा इसमें, राइट? Because participation is also important. One way communication doesn't always bring the fruitful result. हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके पार्टिसिपेशन जरूरी करें. गलत हो कोई बात नहीं, बट ये एक आपके लिए एक सबक हो जाता है कि अगर ये चीज गलत है ना, तो मेरे को फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका हमें कवर करना है, राइट? तो आई थिंक अब काफी टाइम हो चुका है फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ABC, BCD, CDE एंड BDE, राइट? तो हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या है इसमें. पहला
पहले तो मैं थोड़ा टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। क्लासरूम कम्युनिकेशन ये दिया गया था डांस एंड लार्सन के द्वारा इन 1976। सो दे टॉक्ड अबाउट दिस इन 1976। उन्होंने 3 डायमेंशंस के बारे में बात करी थी, 3 डायमेंशंस, बिकॉज हमारे पास 3 ऑप्शंस ही हैं इसमें। सो फर्स्ट जो डायमेंशन उन्होंने बात करी थी वो थी लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो आपको ऑब्जर्व कैसे करना होता है इन कम्युनिकेशन में, तो इसमें दे टॉक्ड अबाउट वर्बल सिंबल्स। जैसे आप क्लास में टीचर आपसे पूछती है कि आपको ये चीज समझ आई है नहीं, तो आप नॉड करते हो, राइट। सो व्हाट दैट इज अ वर्बल सिंबल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन का जो हमारा है वो एक। सेकेंड ही टॉक्ड अबाउट हिज इंटेंशनैलिटी। तो आपका इंटेंशन क्या है, राइट। तो कम्युनिकेशन में इंटेंशन क्या होता है, लेट सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू यू, माई इंटेंशन इज टू चेंज योर बिहेवियर, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बिहेवियरल चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना बिहेवियर चेंज करो, तो मेरा इंटेंशन है वो चीज। तो ये इसमें इंटेंशनैलिटी के बारे में बात करिए। लास्ट इज नॉर्मेटिव जजमेंट। नॉर्मेटिव जजमेंट का सिंपल जो मीनिंग है, दिस टॉक्स अबाउट whatever I am trying to communicate, are you able to understand the same thing, right। कभी कभार आपने देखा होगा कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम, एक फॉल्ट आ जाता है कि जैसे मैं जो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो आप उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, राइट। तो उसकी वजह से वहां पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव जजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे द पॉइंट बीइंग इज whatever I am telling you, you are understanding in the same manner, right। तो ये जो हमारे 3 है BDE, ये इसका सही आंसर होता है। अब इसमें क्या होता है, हमें और भी चीजों के बारे में पढ़ना कि ये और ये क्यों इसका सही आंसर नहीं है, क्यों ऑप्शन सही नहीं। देखो लेवल ऑफ ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योरिटी एज अ वर्ड, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इंट्रूजन का मतलब होता है कि काफी किसी चीज में घुस जाना, ठीक है। तो वो डायमेंशंस नहीं बनाते क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कि कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो डायमेंशन नहीं बनाता। लेवल ऑफ इंक्लूजन मतलब कितना आप डीपली उसमें इन्वॉल्व हो गए, वो नहीं बनाता आपका डायमेंशन। डायमेंशन बनाता आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, आपकी इंटेंशन क्या है, राइट। जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन क्या है, और थर्ड हमारा क्या जजमेंट है। तो जजमेंट में हमें ये याद रखना है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये किसने दी थी, डांस एंड लार्सन ने दी थी 1976 में। इसको आप लार्सन एंड टूर्बो LNT कंपनी की तरह से भी याद कर सकते हो, 1976 में दी थी। ये जो हमारा रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2022 जनवरी के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें ये पूछा गया था। सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, The level of teaching which demand the use of higher order thinking skills। अब ये higher order thinking skill ना लोगों को लगता है ये कुछ नया कंसेप्ट है, नहीं, ये आप ऑलरेडी बहुत बेसिक क्लासेस से ये चीज सेम पढ़ते हुए आ रहे हो। हॉट्स, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, राइट। तो अगर आपने कभी एनसीईआरटी, बिकॉज हमने बचपन में सबने स्कूलों में कभी ना कभी एनसीईआरटी पढ़ी ही होगी, राइट। तो एनसीईआरटी में जब भी चैप्टर्स ओवर होते थे कुछ एक्सरसाइजेस होती थी, फिर उन पहले एग्जाम्पल्स होते थे, फिर एक्सरसाइजेस होती थी, और जब टूवर्ड्स दी एंड जब चैप्टर एंड होता था तो वहां पे हॉट क्वेश्चन होते थे, राइट। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो हम बहुत डिफिकल्ट होते थे। अगर हम बाकी सारे एग्जाम्पल और जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे उससे ज्यादा डिफिकल्ट हमारे हॉट के क्वेश्चन होते थे, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जरूरत होती थी, जो आपके एग्जाम्पल्स में भी कवर नहीं हो पाता था। वो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपको कितनी अच्छी तरीके से वो चीज आती है या नहीं आती। तो इसमें हमारे लेवल ऑफ टीचिंग है। लेवल ऑफ टीचिंग में ऑलरेडी पूरी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। मेमोरी लेवल आपको कितना याद हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। दिस टॉक्स अबाउट योर क्रैमिंग स्किल्स, आप कितना रट सकते हो, राइट। उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट, राइट, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आ रहा है, इसका जो सही आंसर है दैट विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है, लेट सपोज आपने देखा होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, आप वो उस चीज को समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, याद भी कर चुके हो कि ये चीज ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। फिर जब आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, वहां पे आपसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है, वहां से आपसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करा जा रहा है। जो आपने याद करा, जो आपने अंडरस्टैंड करा, जो आपने कंसेप्ट सीखा है, उसको आप कैसे
अप्लाई करोगे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वहां पे आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का यूज करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ आई गो बाय, एंड ये चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया कि हमारे इस सेशन में आपको मिक्स बैग क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ लेवल थोड़ा किसी का इजी होगा। तो ऐसे ही आपके पेपर में आते रहे क्वेश्चन, तो उनको हमें वैसे ही अटेम्प्ट करना है। इसका बहुत सिंपल आंसर था, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं था अगर आपने लेवल ऑफ टीचिंग थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार आए हुए हैं जिसमें दो लिस्ट दे रखी होती है और आपको ऑप्शन दे रखा होता है कि आपको मैच करने हैं, ठीक है। लिस्ट 1 दे रखा है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चर, इंस्टीट्यूशन, टीचर, टीचिंग, लर्निंग। तो दिस लिस्ट 1 टॉक्स अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, और यहाँ पे जो लिस्ट 2 है वो इलस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे क्वेश्चन नहीं आता, अगर मैं टीचिंग लर्निंग देखूं, लेट सपोज मुझे कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन के बारे में, एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टीचिंग लर्निंग वाला पॉइंट है, मुझे जो लगता है दिस विल यू नो will join with methods of teaching. So what will I do if I don't know the answer, if I haven't read about this? So I will look into the options, I will look into the option, and this one comes to be the closest one. So I won't straight away straight away mark this answer, I'll go on a deeper level. So teaching learning मुझे लगता है methods of teaching होगा। इंस्टीट्यूशन क्या होगा, इंस्टीट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है? हमारे इंस्टीट्यूशन में आप फैकल्टी से बहुत मिलते हो, right? All the teachers, once you will clear this examination, once you join any institution, you will be the faculty over there. So institution and there is faculty relation, so I can see that this option is there as well. देन देर इज सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर क्या होता है, जब जैसे आपका एनवायरनमेंट होता है, जैसे आप जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो वहां से आपके द क्वालिटीज दैट यू गेट इन, राइट। सो सोशियो कल्चर के बारे में हम बात करेंगे, तो दैट कम्स फ्रॉम फैमिली, राइट। दिस इज ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी द राइट ऑप्शन। सो फॉर मी दिस विल बी द राइट आंसर, राइट, इफ आई हैव टू बी, if I am the one who hasn't who doesn't know the right answer, और उसको नहीं पता है इसे कैसे पढ़ना है, पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल, वी टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, राइट। सो वहाँ पे हम कहते हैं इंटेलिजेंट है यार ये काफी, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। सो ये भी चीज है हमारा ए और 3। सो दिस इज हाउ you can say that this will be the right option for this particular answer. तो कभी कभार क्या होता है, if you don't know about the question, if you don't know about what पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप ब्लैंक मत होना वहां पे, आप ऑप्शंस के थ्रू जाना कि अच्छा ये जो है टीचिंग लर्निंग कहाँ मैच कर सकता है, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन एज वेल। लेट सपोज अगर आपको नहीं आता और पर्टिकुलर थिंग, कभी छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना है ही नहीं, बट ऑप्शंस भी एक तरीके से, अगर आप ऑप्शंस में गो थ्रू करोगे तब आपको एक राइट आंसर मिलने का भी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। आपको एक पूरा का पूरा एक यूनिट का एक रिवीजन पूछ लिया। कितने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, उन्होंने 6 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। तो इससे उन्होंने एक पूरा का पूरा आपको एक ये चीज देख ली कि आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में से कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, ओके। अब इसमें क्या है, अब मुझे इससे ऑप्शंस में मैंने देखा, इसमें देखा कि 3 ऑप्शन ही सही है, राइट, 3 ऑप्शन ही सही है। तो ये मुझे ऑप्शन इनसे कोड्स के थ्रू पता चल गया। सो अब मेरा एक काम आसान हो गया कि इनमें से 3 ही सही है, चौथा कोई सही नहीं होगा, ओके, राइट। अब पहला क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरग्रली रिलेटेड, ओके। सो दिस सीम्स टू बी फाइन, राइट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो दिस ऑप्शन डजंट सीम्स टू बी राइट। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन वाले हैं वो तो गलत हो गया। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, या दिस सीम्स टू बी फाइन। All good teaching is formal in nature, no. Many a times an important lesson that can be delivered by a teacher can very well be informal, right? जरूरी नहीं है कि वो formal ही हो। A teacher is a senior person, ये भी कोई that doesn't make sense, right?
तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई टीचर हो ज़रूर कोई सीनियर पर्सन ही होगा. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, राइट. सो दिस ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी ट्रू, राइट. तो अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन सही बैठ रहा है, ACF. सो हमारा थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा. इसमें मैंने क्या करा, आई वेंट थ्रू ऑल द ऑप्शंस, आई रियलाइज कि 3 ऑप्शन ही सही होंगे. उसके बाद मैंने देखा कि क्या क्या ऑप्शंस दैट मेक सेंस, राइट, क्या क्या ऑप्शन सेंस बना रहे, तो मैंने उनके ऊपर टिक मार्क करा और उसके थ्रू मैं फॉलो अप करा टू द राइट आंसर. अब इसमें क्या है, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर, ये तो बिल्कुल सही है. ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल नेचर, ये भी गलत हो सकता है. टीचर इज अ सीनियर पर्सन, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, राइट. हम सोशली अब सबको पढ़ाना चाहते हैं. ये नहीं, ये कोई प्रिविलेज नहीं है. हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो पढ़ पाए, राइट. तो टीचिंग में हम सोशल टीचर जो होता है एक सोशल काम करता है, सोशल वेलफेयर करता है. ऐसे नहीं कि बहुत कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पे. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट. आप बहुत लोगों के लिए यू आर डूइंग गुड एट अ लार्जर स्केल, राइट. एंड वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. लेट सपोज व्हेन वंस यू फिनिश दिस वीडियो, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आप जब लर्न करोगे कि मैंने इस यूनिट से क्या याद करा, तो वो एक पर्सनल चीज है, आप खुद से लर्न करोगे, राइट. कोई और आपके लिए याद नहीं कर देगा. लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. तो दीज ऑल द आर द राइट आंसर एंड दैट इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस. द आंसर विल बी देयर इन द ऑप्शंस, राइट. तो ऐसे ही आपको चीजें पता लगानी होती है अगर आपको नहीं याद है, नहीं याद आ रहा है अबाउट द क्वेश्चंस, राइट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Which of the following learning characteristic is highly related to the effectiveness of teaching? ये 2019 में आया था. तो अब एज आई सेड समटाइम्स यू आर लाइक कि कैसे इसको सॉल्व करें. तो अब अगर इसमें हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं, बिकॉज ऑप्शन के थ्रू जाना इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ लर्नर, डज दिस मैटर? नो. पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, आई डोंट थिंक सो. अगर आप लर्नर हो, अगर आप अकेले भी लर्न कर रहे हो तो पीयर ग्रुप जरूरी नहीं है. पीयर ग्रुप हो ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर then also it's fine, right. family size from which the learner came, right, ये कोई options sense नहीं बनाते. तो learning characteristic is highly related to the effectiveness of teaching and prior experience of the learner, right. अगर let's suppose आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो एज अ प्रोफेसर, अब क्या होता है, let's suppose I am taking BCom honors classes in Delhi University. So I expect student to have covered up their basic in 12th in accounting and business studies. So वो सब क्या है, उनका प्रायर एक्सपीरियंस, राइट. तो वहां पे क्या इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग रिलेट कर सकता है, राइट. बिकॉज स्टूडेंट्स को वो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, बिकॉज इन देयर 11th एंड 12th दे मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, राइट. तो वहाँ पे उनका प्रायर एक्सपीरियंस आ जाता है. तो मेरी इफेक्टिवनेस, बिकॉज आई वोंट बी टीचिंग देम फ्रॉम स्क्रैच, सो वहाँ पे मेरी एक प्रायर एक्सपीरियंस जो उनका लर्नर का है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये हाईली रिलेटेड है टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है लर्नर का, क्या सीखा है इन 11th 12th. जब काफ़ी बच्चे आते हैं इन कॉलेज, सो व्हाट हैपन, लेट्स सपोज इफ यू वर इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम एंड नाउ यू हैव स्विच टू कॉमर्स, वन ऑफ द कॉमर्स कोर्सेज. तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि उन्होंने 11th 12th का बेसिक भी नहीं पढ़ा. तो एज अ टीचर इट मेक्स आवर जॉब डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट बना देता है हमारी जॉब, बिकॉज हमें बहुत बेसिक से समझाना पड़ता है और बिकॉज ऑफ द प्रायर एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं होता ऑफ द लर्नर. सो दैट मेक्स आवर जॉब डिफिकल्ट एंड बट somehow we have to do it, right. So this is an important aspect कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे हाई रिलेटेड होता है टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. ओके, now another matching question. In the two set given below, set 1 indicates method of teaching. ये method of teaching के बारे में बात करता है. set 2 जो है हमारे बात करता है basic requirement for success and effectiveness. आप इसको मैच करना है by answering from the code, right. अब इसमें क्या है, ये एक्चुअली मेरे एग्जाम में भी आया था. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्मार्टली इन्होंने एक चीज प्ले करी. इन्होंने दिए तो 4 है, 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग, बट आपसे ऑप्शन में जो उनके आंसर्स है वो 5 पूछे, राइट. तो मतलब इनमें से एक ऑप्शन तो गलत ही गलत है. तो ये एक नया तरीका था, एक नया वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू मेक क्वेश्चन बिट ट्रिकियर, राइट. सो दिस इज हाउ दे दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग,
द एग्जामिनर इज ऑल्सो बीइंग ट्रिकियर इन आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट? तो ये जो है, बट as I said, in all the match the following questions, in all the questions what you have to do, let's suppose if you are not able to रिकलेक्ट की क्या होता है मेथड, ये तो मेथड ऑफ टीचिंग आपको दे ही रखा है, अब आपको बस ये बताना है कि सही ऑप्शंस क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग, राइट? अब सबसे पहला, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल देखता, लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑल दीज आर वेरी कॉमन ऑप्शंस, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज समथिंग दैट वुड बी अ डिफरेंट आउट। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक चीज है जो एक अलग तरीके से दिखता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू टीचिंग, बट it's also related, you must have heard in very if you any of your friend is working in corporate sector, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, राइट? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, वहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, राइट? जब आपके बॉसेस आपको बोल देते हैं दैट थिंक अबाउट दिस, ग्रुप डिस्कशन में भी आपको ऐसा बोल देते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस, तो वहाँ पे दे गिव यू सम अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुझे लगता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज होगा। तो मैं यहाँ से अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ तो मुझे ऑप्शन 2C का यही मिल रहा है, थर्ड कोड, तो मैं इसको सही आंसर मार्क कर देता, बट वी नीड टू कवर ऑल द थिंग्स। तो उसके बाद अगर हम बात करें लेक्चरिंग की, लेक्चरिंग का क्या मतलब होता है, वंस यू बिकम अ लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, यू हैव टू कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज। ये हमारा लेक्चरिंग का सबसे सही ऑप्शन होगा, बिकॉज लेक्चरिंग का मतलब क्या है, वहां पे आपको स्टूडेंट्स को जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको ये समझाना है, उनको ये समझाना है कि ऐसे ही आपको ये बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो, इसका मीनिंग समझ सकते हो, राइट? यू डोंट हैव टू रीड इट आउट। आप वहां पे जाके कुछ लेक्चरर्स को ये लगता है कि आप वहां पे बस रीड आउट कर दो कि जो आप द कंटेंट दैट यू हैव विद योरसेल्फ, नहीं, आपको रीड आउट नहीं करना, आपको उनको समझाना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है। तो कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज जिसमें वो समझ सके, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी लेक्चरिंग हमारा ये। अब उसके बाद करते हैं हम डिस्कशन इन ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है डिस्कशन इन ग्रुप, जब भी आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको एक थीम दे रखी होती है, राइट? ग्रुप डिस्कशन में दैट यू हैव टू टॉक अबाउट दिस कि इज क्लाइमेट चेंज रियल और नॉट, राइट? तो आपको एक पूछा क्या, एक थीम दे रखी है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपसे, दे वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे होते हैं, एज यू मस्ट बी नोइंग दैट यू आर इन, इफ यू आर इन कॉलेज, आपके प्लेसमेंट्स अभी साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वहां पे भी आपको ये चीज करनी पड़ती है कि ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। सो दे फिगर इट आउट कि हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंपनी और हु दे वांट टू टेक अहेड इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो यहाँ पे डिस्कशन इन ग्रुप हमारा क्या होगा, थीम बेस्ड इंटरैक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। लास्टली क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है और इसमें आप सिंपल स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उनको एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोग्राम सिखा रहे हो। तो अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज इफ आई एम टीचिंग समथिंग इन कंप्यूटर्स, राइट? तो अगर मैं कंप्यूटर्स में आपको कुछ समझा रहा हूँ, एक्सेल, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेल का। तो एक्सेल में अगर हम फाइल शीट बना रहे हैं अबाउट अ लोन ऑफ अ पर्सन, बिकॉज जो कॉमर्स साइड है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पता ही होगा कि आपका एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में और आपको लोन कैलकुलेशन सिखाते हैं, राइट? तो उसमें क्या आपको एक स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन दे रखी होती है, विद फीडबैक प्रोवाइडेड करा जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आए नहीं आए, आपसे पूछा जाता है। आप वहीं पे प्रोग्राम्स को, मतलब एज एन एक्सेल फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हो ऑन द कंप्यूटर्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। उसके बाद ही यू डेवलप एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन जो बनता है हमारा, द थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो इसमें हमारा जो सही आंसर नहीं है वो है ये, यूज ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर, जो हमारा यूज ही नहीं हो रहा है, राइट? तो ऐसे हमें आंसर करने की जो टेक्निक होती है उसके बारे में भी बहुत जरूरी है हमें समझना। और दिस इज इन द एनी ऑप्शन, लाइक ये हमारे किसी ऑप्शन में आता ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि ये कैसे करना है। आपको याद है तो भी आपको तब भी एक बार ऑप्शन के गो थ्रू करना ही करना है कि हमें कैसे राइट ऑप्शन के ऊपर पहुंचना है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप जो लास्ट क्वेश्चन था वो समझ में आ गया हो क्लियरली। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन
procedures given below, identify those which will be called as formative evaluation. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बेटा दो टाइप की होती है, फॉर्मेटिव एक होती है सबमेटिव. थोड़ा हम बैकग्राउंड पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेटिव से क्वेश्चन आ गया तो सबमेटिव से भी आएगा ही आएगा, आ सकता है. सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, जैसे आप ये भी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में गो थ्रू कर चुके ही हैं हम एज अ स्टूडेंट्स. तो जब आपका टर्म पेपर होता है, जब आपके एक टर्म खत्म हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हो गया, उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, टर्म पेपर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन. जब हम एक कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आपसे एक पेपर एक एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन. अब इसी का ऑपोजिट होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या है, इसमें व्हाट वी टॉक अबाउट इज, लेट्स सपोज हमारा एक सेमेस्टर चल रहा है इन कॉलेज, कॉलेज के वहाँ पे इंटरनल टेस्ट होते हैं, आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इन क्लासरूम. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, they want to know whether you are able to understand the concept or not, and they can provide you immediate feedback. तो feedback भी बहुत immediate मिलता है. Let's suppose because as one of the the teacher, I usually ask students, my students question, right, cross questioning. So let's suppose if someone is not able to answer, right, so I do provide them feedback. I do ask them what are they not able to understand, right. तो उन वहाँ पे एक जो हमारा गैप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक चीज़ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट काम करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. सबमेटिव इवैल्यूएशन जो है हमारा टर्म पेपर के बारे में बात करता है, जब हम उस टर्म को खत्म कर चुके होते हैं, उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन. ठीक है. अ टीचर अवार्ड ग्रेड्स, पहले हम इसके बारे में पूरा देख लेते हैं. इसमें भी कितने ऑप्शन है, इसमें भी 6 ऑप्शन है, 3 ही ठीक होंगे, राइट. तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक. तो दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, राइट. और उसके बाद द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट. ओके. द टीचर क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ. ओके. The overall performance is of students reported to parents at every 3 months interval. This is not formative evaluation. The learner motivation is reached by through a question answer session. This is not let's suppose ये ज़रूरी नहीं है कि एक लर्नर की मोटिवेशन रेस हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन आंसर पूछो. सो if I tell my personal experience, if I do ask students the questions, right, many a time students are not able to answer the questions, and वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, they start fearing. They don't want to come to the classes because I will ask them question. So that is not true. उनका मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ी जाए, राइट. तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है बी, सी और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी, तो ये जो हमारे सही ऑप्शन होंगे, ये बी सी डी जो है हमारा, ये सही आंसर होगा. ड्यूरिंग इंटरैक्शन जो हमारे तो टीचर प्रोवाइड करते हैं उन्हें करेक्टिव फीडबैक. तो अगर आपको अब डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मेटिव वर्सेस सबमेटिव इवैल्यूएशन के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाना चाहिए. फॉर्मेटिव को याद रख लेना कि आप जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इवैल्यूएशन दैट इज डन बिफोर द टर्म कंप्लीशन. जो टर्म कंप्लीशन से क्लास के बीच में हो सकता है, उनसे पूछा जाता है, उनको हम आंसर करते हैं द स्टूडेंट्स, राइट. तो ये हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन था. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सही आंसर आपको एक क्लैरिटी दी होगी इसने. ओके. नाउ आपके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने जब आप गो थ्रू कर रहा था, असर्शन और रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग. आपको एक असर्शन और एक रीजन दे रखा है. अब बिकॉज इसके लिए कोई लर्निंग नहीं चाहिए होती, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. असर्शन और रीजनिंग के बीच में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट. ओके. आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है एंड उसका रीजन दे रखा है कि यही उसका रीजन है. क्या हम बोल सकते हैं ये उसके लिए राइटफुल रीजन है? ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने लिए बिल्कुल सही है, सही चीज के बारे में बात करती है. एंड द सेकेंड, ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, दिस इज नॉट ट्रू. आपकी अगर आप खुद ही अपने लाइफ को देखोगे तो आपको क्या लगता है कि जो आपने लर्निंग करी है लाइफ थ्रू इन योर होल लाइफ, सारी की सारी टीचिंग से आई है? नहीं, आपने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करी है थ्रू एक्सपीरियंसेस, टू आपने जो चीज़ें देखी हैं. सो ऑल लर्निंग डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, बट दिस इज नॉट
the right reason for that statement. So for this, the right answer should be the third one. A is true but R is false because this is a statement that is false, right? तो हम ये ना इसको बोल सकते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बट ये स्टेटमेंट सही होती और अगर इसका एक रीजन सही बनाती, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाती तो हम ये ऑप्शन चूज करते, बट ये स्टेटमेंट ही गलत है तो इसलिए ऑप्शन मार्क करना इजी हो गया है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। तो आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में ना आपको बस ये समझना है पहली बात तो कि आपको कि क्या पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट को आपको दोनों को इंडिविजुअली एनालाइज करना है। जैसे मैंने एक ए को एनालाइज करा, फिर मैंने रीजनिंग को एनालाइज करा, तो एनालिसिस पे मुझे पता चला कि दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली राइट, ये चीज जो है बिल्कुल सही बोल रही है, बट द रीजनिंग स्टेटमेंट दैट इज कमिंग दैट इज नॉट ट्रू इटसेल्फ, राइट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। दिस ऑल्सो केम लास्ट ईयर, तो इससे आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा कि आपके एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट a teacher teaches with enthusiasm, a teacher finds faults in his students, a teacher put emphasizing more on teaching than on class control, a teacher is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course। तो एक इफेक्टिव टीचर के बारे में अगर हम बात करें तो इफेक्टिव टीचर क्या होता है, कौन होता है, तो ये जो है बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। तो इसमें जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन है ना, लुक फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपको ऑप्शन में ना पॉजिटिव स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको नेगेटिव लगे, जो भी स्टेटमेंट आपको नेगेटिव लगे वो आपका इसमें आंसर होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्ट पार्ट। ओके, अ टीचर टीचर्स विद एंथुजियाज्म, तो इसमें अगर हम बात करें, अगर एक टीचर एंथुजियाज्म के साथ पढ़ा रहा है तो इसमें गलत क्या, सही चीज है, ठीक है। अ टीचर फाइंड फॉल्ट इन ए स्टूडेंट्स, लेट्स सी इसका आगे क्या होता है। अगर हम बात करें टीचर वुड एम्फसाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। ओके, अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर देन कंप्लीटिंग द कोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इफेक्टिव टीचिंग के बारे में अच्छी चीज सिखाती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ राइट थिंग। नाउ ऑप्शन में जो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है दैट इज अ टीचर फाइंडिंग फॉल्ट इन स्टूडेंट्स, राइट। आपका काम फॉल्ट निकालना नहीं है स्टूडेंट्स में एज अ टीचर, ठीक है, आपको उनको बेटर बनाना है। आप ये नहीं करोगे, आप देखो फॉल्ट सब में है, फॉल्ट सब में एज अ टीचर आप में भी होगा। नो वन इज परफेक्ट, एज यू नो वन इज परफेक्ट, फॉल्ट तो सब में ही है, बट आपका एज अ टीचर कोई जॉब है कि आप दूसरों के फॉल्ट निकालते रहो। आपका टीचर ये तो नहीं है कि पर्पस की मैं बच्चों में फॉल्ट निकालते रहे, राइट। आपका टीचर का पर्पस ये है कि जो भी किसी में लैक हो रहा है उसको ओवरकम कराने में हेल्प करना है, ठीक है, फॉल्ट निकालने का नहीं है। सो एक्सेप्ट ये है हमारा राइट ऑप्शन इसमें। तुम जैसे मैंने बोला, जो आपकी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगी वो तो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो, जो भी जहां पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी वहां पे आप मार्क कर सकते हो, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू पिक द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अनदर असर्शन इन रीजनिंग क्वेश्चन। ये भी एक आपका ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, एज अ सेड मैंने ज्यादा पुराने क्वेश्चन लिए नहीं, लास्ट 5 years तक के ही लिए। टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। ओके, लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट क्या है रीजनिंग के बारे में। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, आपको 4 ऑप्शन दे रखे। ओके, अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, ये कोई पैदाइशी एबिलिटी है? ये कोई सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दोगे किसी में, अगर एज अ टीचर यू मेक श्योर दैट एवरीवन हैज अ वॉइस इन द क्लास, will not everyone will stand up and ask the questions? So to communicate well in the class is a natural ability. No, this is a wrong statement. This is not talking about natural ability, right? Anyone can learn. ये वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर कमिंग अक्रॉस टू द स्टूडेंट्स एज इफेक्टिव एज यू थिंक इट शुड बी, अगर आपको कुछ मैसेज कन्वे करना है, अगर आपको कुछ बताना है स्टूडेंट्स को, देन यू हैव टू बी, यू शुड बी नोइंग अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर है, दिमाग में थॉट है, एक मैसेज को दूसरे रिसीवर तक पहुंचाता है, तो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक द फीडबैक एज वेल। फीडबैक लोगे तभी तो इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। टीचिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड पे फोकस करना है, इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डिमांड करता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा। कर लिया था ये जो हमने क्वेश्चन है वो कवर कर लिया था, राइट, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो इसमें ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिकॉज अगर हम बात करें तो कम्युनिकेट वेल करना क्लासरूम में कोई नेचुरल एबिलिटी के बारे में बात नहीं है, राइट। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्टूडेंट गेट्स द वॉइस। अगर आप उनको एनकरेज करोगे तो आप डेफिनेटली वो हम बात कर सकते हैं इन अ क्लासरूम। बट एक इफेक्टिव टीचिंग की अगर हम बात करें तो एज अ टीचर यू डेफिनेटली नीड अ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो वहां पे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो उसमें डिमांड होती है कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज हो, राइट। आई हैव बीन फॉलोइंग अस, यू नो इज if you want to make sure that your preparation is up to the mark and if you want to enhance your preparation, क्या करना है आपको, अपना क्लेम करना है एसेंशियल फॉर फ्री ई बुक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। यूनिट 1 इसमें पूरा का पूरा कवर होगा, पूरी की पूरी फ्रॉम स्क्रैच से पूरा एंड पूरा कवर करा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप करना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9873907600। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9873907600। सो यू कैन रीच आउट टू अस, क्लेम योर फ्री ई बुक, पूरा का पूरा मटेरियल इसमें एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर joining. Now if you have been here for the very first time, like, subscribe and share, because we have started this new series, T20 series. Previous year questions में पूछे जा रहे हैं, काफी एफर्ट लगते हैं हमारी एंड से, एंड वी वांट दैट यू शुड आल्सो पार्टिसिपेट। तो आपको अपना कमेंट करके स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना आया था। कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ आई विल टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, that you can download the Talent Bazer app from the Play Store, Google Play Store। आपको जो लिंक है उसका अवेलेबल होगा इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से आप प्ले स्टोर से आप Talent Bazer ऐप से को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टू अटेम्प्ट, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो फॉर फ्री, आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करना जरूर, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करे जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे आपके प्रिपरेशन में एनहांसमेंट हो, तो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मेक श्योर you do subscribe and hit the bell icon as well, so whenever I come out with the next video on unit 2, so you get notified for the same, right? So thank you all for joining, make sure that you join me for the next video as well.